प्रशासन। और प्रशासन वही है जो आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़े, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े, फिरोज शाह तुगलक पढ़े, लगभग लगभग वही चीज मिलता है। कुछ नया है, कुछ नया है। और जो नया है वो हमको कहाँ पढ़ना है? मुगल काल में। मुगल काल में तो जो केवल शेरशाह के शासनकाल में जो किया गया काम थे प्रशासनिक कार्यों में, 2 4 5 चीज उसको पढ़ के यहाँ छोड़ देंगे। बाकी सारा काम कहाँ करेंगे? मुगल काल में। और हम इंटरलिंक करते चलेंगे कि कौन किस काल की बात। 2 काम। अब शेरशाह के शासनकाल को जानते हैं हम। शेरशाह या सूर्यवंश, क्या लिखे? सूर्यवंश ज्यादा। सूर्यवंश। सूर्यवंश के शासन काल में हम 2 भाग में पढ़ना, हम पढ़ाएंगे आपको जनरली। किताब में तो सीधा सीधा लिख देता। पहला जो भाग है वो शेरशाह, क्या है? और आपका क्वेश्चन केवल शेरशाह। आप पूरे मुगल काल पढ़ के 3 4 क्वेश्चन आएगा और शेरशाह अकेले पढ़ के 2 क्वेश्चन आएगा। एक स्थापत्य से कि सासाराम स्थापना जो उनका शेरशाह का मकबरा वो कहाँ पे है? सासाराम में। उस मकबरे का क्या खासियत है? तो अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय में भी क्या खासियत है? तो नदी के तालाब के बीच में बनाया गया। तालाब में भी क्या खासियत है? तो चबूतरे के निर्माण करते उसका निर्माण किया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। सुंदर है, ये सारी बातें कही गई। और तो कुछ है नहीं स्थापत्य में। और अपने जीवन काल में ही शेरशाह ने इसे बनवाया। अली वल खान, अली वान खान, ये क्वेश्चन ना उसमें भी था, सेट वाले में था ना जो हमारे थे। ठीक है, अली वान खान। ये अक्सर नेट में भी पूछ चुका है क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछ चुका है, यूपी पीजीटी में पूछ चुका है, छत्तीसगढ़ में पूछ चुका है, राजस्थान में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको ये समेटना है। हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम जब तक लाइट साथ दे दे तब तक समेट लेते हैं मैडम, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते। तो फर्स्ट पे शेरखा मैडम, और सेकंड है उत्तराधिकारी। ठीक है बेटा। अब जो शेरशाह था मैडम, इनका काल था कितना? और उत्तराधिकारी नहीं बताया। जून सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध कब? जून 22। कल ही चर्चा की है, कल ही तो चर्चा की है सब। अब उत्तराधिकारी, अब देखिएगा मैडम, इसमें क्या होता है कि हमको जो पढ़ना है शेरशाह और उत्तराधिकारी। और अंतिम भाषा कौन थे इसके? सिकंदर। कंफर्म? मेरे ख्याल तो नहीं। इस्लाम से उसके बाद इस्लाम तो सिकंदर सूरी के बाद एक और व्यक्ति आते हैं, आदिल शाह। बनाते हैं आदिल शाह सूरी। ये इसका अंतिम भाषा कौन? चर्चा देखिए वो सब पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, केवल जानने की बात है। मेन हमको फोकस कहाँ करना है? शेरशाह। क्या सिकंदर लोधी? सिकंदर सूरी सरहिंद के युद्ध तक थे। ठीक है, कहा था। हाँ, फिर उसके कुछ समय के लिए कौन बने? तो युद्ध में मारे गए थे। तो उसके बाद उसका छोटा भाई था, ये छोटा भाई। उसका बेटा कौन है शेरशाह के? इस्लाम। हाँ, इस्लाम नहीं, इस्लाम। अब जो पढ़ना में एकदम बहुत छोटा टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात है कि इससे बाहर आता भी नहीं। देखिएगा, जन्म में विवाद है। जन्म में कुछ विद्वान बोलते 1472, कुछ विद्वान 1486। 1486। ठीक है, आप किसी जगह सर्च मार लीजिए जहां आपके पास है, जहां है। हम दोनों यहाँ ऑप्शन में लिख देते हैं। हम 72 याद किए, मैं आप लोग को जो याद करना है कर लीजिए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम बोलता है 86। मैक्सिमम बोलता है 86। ठीक है, इसलिए हम दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। जब अच्छा, एक कहाँ हुआ बेटा? कहाँ को बताइए? बजवाड़ा, पंजाब में गांव बजवाड़ा जो है
बैजवाड़ा पूरा नाम, बैजवाड़ा, बैजवाड़ा। ये कहाँ पड़ता है मैडम? पंजाब में। इसको कहते हैं होशियारपुर। क्या कहते हैं? होशियारपुर। जन्म कहाँ हुआ था? तो होशियारपुर के गांव का नाम है एग्जैक्ट गांव, एग्जैक्ट। जैसे मैडम कोडरमा के तिलिया बस्ती, जुहू तिलिया के झलपुर, चाराडी। ठीक है मैडम, एग्जैक्ट गांव, ये एग्जैक्ट गांव है। ये कहाँ पे थे? होशियारपुर, होशियारपुर में। और होशियारपुर कहाँ था? पंजाब में। ठीक है मैडम। तो यहाँ अगर आपको ब्रैकेट में लिखे तो होशियारपुर पंजाब लिखे, होशियारपुर। बहुत आप लोग मूल नाम है। क्या है? परी। पिता का नाम? अच्छा, इनके दादा भी थे क्या? क्या नाम था? इब्राहिम सूरी। और उसे से कहानी शुरू करेंगे, इसलिए हम उनको भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है। दादा इब्राहिम सूरी। एक होमवर्क हम देना चाह रहे हैं केवल आप लोग, बस उलझाने के लिए, कि फरीद की माँ का नाम बताइए। पूछ के बताएं। फरीद के, आप शेरशाह की माँ का नाम ही बोल सकते हैं। शेरशाह की माँ का नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे। देखिए मैडम, ये है जौनपुर। क्या है? सासाराम पहले थे। क्या थे? सासा। यहाँ पे क्या है? जौनपुर, जौनपुर। यहाँ पे क्या है? दिल्ली। ये क्या है? बंगाल। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब मैडम जो इनके दादाजी थे इब्राहिम सूरी, ये अश्व व्यापारी थे। क्या क्या थे? अश्व व्यापारी। ये अक्सर व्यापार के लिए आना जाना लगा रहता था। कुछ समय बाद ये बिहार के, कहा मैडम? बिहार के एक शासक थे, उसका नाम क्या है? बहार खां लोहानी। क्या नाम है? बहार खां लोहानी। जो बिहार, यहाँ लिखे थे, बिहार के शासक, बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ काम करते। बहार खां लोहानी के काम करने लगे, काम करने लगे। कौन करने लगे? फरीद के पिता हसन। इनके काम कौन कर रहे थे? हसन। हसन का काम किया और इनको सासाराम का क्षेत्र दिए, जागीर दिए। कहाँ का दिए? यही बहार खां लोहानी ने इनको कहाँ का दिए? जागीर, जागीर दिए। सासाराम, सासाराम को जागीर दी। आ रहा मैडम समझ में? अब देखिएगा, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा मैडम? अब देखिएगा, इस समय जो दिल्ली के शासक थे, वो शासक क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। अभी तक बाबर का प्रवेश नहीं हुआ। हम 86 ही मान लेते हैं। फरीद का उम्र कितना था? जन्म 86 में है, तो 86 और इधर हो गया आपका 14 साल, 50, मतलब इसमें वो 35 साल का होगा। कितना साल का? 35-36 साल का होगा। 35-36 साल का। अब देखिएगा, बचपन में ही फरीद की माता की मृत्यु हो, फरीद की माता की मृत्यु हो गई। इसकी माँ की, फरीद की माँ की मृत्यु हो गई। और हसन ने, किसने? हसन खान ने दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी बीवी आई तो फरीद को पसंद
नहीं कर रही थी। और फरीद, अब जब उनकी माँ नहीं करने लगी, सौतेली माँ, और उनके पिता का भी व्यवहार बदल गया, तब फरीद और हसन खां बनना बंद हो गया। दोनों एक दूसरे के वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गए कि हसन कुछ बोले तो फरीद करने को तैयार ही नहीं। कुछ समय बाद सासाराम से कहाँ आ गए? हसन खां बाहर खां लोहानी कहने, और वहीं पर सिस्टम काम करना शुरू किया। पिता पुत्र बनती नहीं थी। अब होता क्या है कि जौनपुर आने के बाद इब्राहिम फरीद का, किसका बड़ा, जिसको बोलते हैं शेर शाह, इसको शेर खां भी कहते, क्या कहते हैं? शेर खां भी कहते हैं। आते क्यों कहते, इसकी चर्चा करते हैं। कहता है यहाँ पे एक चीज लिखेगा कि शेर शाह का प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुआ। शेर शाह का प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुआ। शेर शाह का प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुआ। अब कहा गया कि शिक्षा जब प्राप्त किया, जौनपुर का संस्थापक कौन? सिर्फ संस्थापक पूछे हैं, आपने ये नहीं पूछा ना सिर्फ नगर बसाया। एफएसटी कितना नगर बसाया? कौन कौन? वो जौनपुर का नाम है। अब जब शहर बसाया, फिर उस पर पहला शासन स्थापित कौन किया? मलिक सर ने स्वतंत्र से राज किया। तो यही क्रम है मैडम, यही आपको क्रम याद है व्यवस्थित ढंग से जौनपुर के बारे में। देखिएगा, क्षेत्रीय राज्य के बारे में 2-3 जगह से क्वेश्चन पूछता है, गुजरात से, एक जौनपुर से, एक बंगाल से, मारवाड़ से भी, कश्मीर से भी पूछता है। ये 6 ही है। इस 6 को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्षेत्रीय राज्य क्या कहते हैं? क्षेत्रीय राजवंश। और अगर इसको क्लियर करना है, आपको क्वेश्चन न छूटे, तो इसके साथ साथ जैसे बंगाल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मैडम? बंगाल पढ़ रहे हैं, इसका स्थापक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका स्थापक पढ़ लीजिए। कश्मीर पढ़ रहे हैं तो इसका स्थापक पढ़ लीजिए, शासक के साथ साथ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गुजरात पढ़ रहे, इसका स्थापक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जौनपुर पढ़ रहे हैं, जौनपुर तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, सब चीज में पढ़ना है जौनपुर आपको। ठीक, आ गया। अब देखिएगा, दुर्भाग्य से जब जौनपुर में ज्ञान शिक्षा प्राप्त किया शेर शाह, और समय धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, लेकिन उस समय जो बिहार था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इब्राहिम लोदी के अधीन। शासक कौन थे? बाहर था लोहान, जो दक्षिण बिहार का था, क्या मतलब दक्षिणी बिहार, दक्षिणी। अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद कहाँ जाते हैं? सासाराम जाते हैं। अब सासाराम जाते हैं, इनके पुत्र रहता है, क्या रहता है? कोई नाम बता सकते हैं? जलाल खान। पुत्र का क्या नाम रहता? जलाल। किसके पुत्र का? ये समझ में कि लिखा दे बेटा, चल जाएगा ना। यहाँ लिख दे कि बाहर खान लोहानी का पुत्र का नाम है, लिख ले ना। ठीक, जलाल खान। अब जलाल खान का क्या हुआ? शेर शाह जलाल खान का शिक्षक शेर खां को नियुक्त किया गया। शेर खां को नियुक्त किया गया। हम देखिएगा 3 नाम लिखे हैं, शेर शाह, फरीद और तीनों एक ही नाम, एक ही व्यक्ति का नाम। एक नाम, 2 नाम और 3। आप शिक्षक नियुक्त किया। कहा जाता है कि 1528 में, कब? आप 1528 में कितने उम्र का होगा? 86 मान लीजिए, 86 मान लीजिए। कितना उम्र का होगा? इधर हो गया आपका 14 और 28, 42 साल, 42। अब 42 एज में ये पहली बार शासक बनेगा। कैसे? अभी बनेगा नहीं। 1582 में बहार खान लोहानी का मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? बहार खान लोहानी।
बहार खां लोहानी की मृत्यु। अब इनकी पत्नी का नाम दूदू बेगम, क्या नाम था? पत्नी का नाम क्या था इनका? इनकी पत्नी का नाम दूदू बेगम। हाँ, इनकी पत्नी का नाम रहता है दूदू। इसी से शेख का विवाह कर। अभी आएंगे, इससे भी करता है आगे, अभी चर्चा करते हैं। अभी आएंगे हम लाडो बेगम के सामने, तब चर्चा करेंगे कि कैसे विवाह होता है। हाँ, ठीक है। अब क्या होता है, शादी तो नहीं होता लेकिन सारा जिम्मेवारी किसको मिल जाता है? शेर खां। कहते कि बहार खां लोहानी के साथ एक बार जंगल जा रहे थे वो, और जंगल में जाने के दौरान वो अपने तलवार से एक बार में शेर को मार दिए, तो नाम क्या पड़ गया? शेर खां। शेर खां नाम पड़ गया। शेर फरीद से क्या हो गया? और जब चौसा का युद्ध जीतते हैं 1539 में, उपाधि क्या लेते हैं? शेर शाह। तो मूल नाम फरीद। शेर को मारने के कारण लोहानी क्या उपाधि देता है? शेर खां का। और जब 1539 में चौसा का युद्ध जीतते हैं तो नाम क्या पड़ता है? शेर शाह। 3 क्रम हो गया, फरीद, शेर खां, अब दूदू बेगम। कौन? दूदू बेगम 1528 में ही शेर खां को शिक्षक के साथ संरक्षक भी नियुक्त करता है। बहुत गर्मी लग रहा है यार ना? देखते जब तक कोशिश करते। आप लोग से अलग है, आप लोग गर्मी में मतलब पढ़ा रहे थे, बहुत बड़ा वैक्यूम थोड़ी है। सब साफ। अब देखिएगा, आते संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। दूदू बेगम नियुक्त कर दी कि दूदू बेगम, उसका मृत्यु। अब तो ये मृत्यु हो गया। अब पत्नी बेगम क्या बोली, क्या कर दी इसको? संरक्षक नियुक्त कर। संरक्षक नियुक्त करने के बाद क्या होता है कि अब वो जाता है किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास। किधर जाता है? कौन जाता है? शेर शाह। बोला मेरे पिता का मृत्यु हो गया, उनके जो भी जागीर है वो मेरा, क्योंकि बड़ा पुत्र मैं हूं तो मुझे ही जागीर देने जाए। इब्राहिम लोदी बोलता है जो अपने पिता का ना हो सका वो मेरा क्या होगा, हम दे नहीं सकते। लेकिन कुछ दिनों बाद इब्राहिम लोदी कुछ दिन बाद की बात, अब 1528 में ही जब इब्राहिम लोदी से डांट कर भगा देता है और वो कहाँ जाता है? फिर सासाराम आ जाता है। जागीर मिलता नहीं, क्योंकि अभी तक वो क्या है? शिक्षक और संरक्षक। अभी तक वो जागीर मिलता नहीं। तो अब नाराज होकर तभी एक युद्ध, चंदेरी का युद्ध। क्या होता है? 15 यहाँ रह क्या बेटा, देखे चंदेरी का युद्ध होता है, और ये होता है बाबर वर्सेस मेदिनी राज। याद भूल गए? 28 की चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए सर, किसी से बीच हुआ? सिकंदर सर, रविंदर सर। चंदेरी का युद्ध। वेरी गुड। मेदिनी राय और बाबर के बीच। अब देखिएगा, आपको हम जब बाबर पढ़ा रहे थे तो एक बात वहां देखिए, हम इंटरलिंक करके पढ़ाना चाह रहे हैं मैडम। जब हम यहाँ इसको स्किप भी करते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने घटना में ये जब 1540 तक शासक कैसे बनता है उसकी पृष्ठभूमि पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपको याद होगा कि 1528 में एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, और ये युद्ध होता है बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। और शेर खां बाबर की तरफ से लड़ता है।
और उसी रात जब बाबर भ्रमण करने निकलता है तो बोलता है इसे चलाक लोमड़ी, चलाक लोमड़ी, चलाक बोलता है हुमायूं को कि इस चलाक अफगान से, ये चलाक लोमड़ी है, ये चलाक अफगान है, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, क्योंकि इसके ललाट पर क्या दिख रहा है? विद्रोह करने की तेवर, विद्रोह करने का तेवर। तो हुमायूं की बातों को स्वीकार किया, लेकिन क्योंकि अपने भाइयों के परेशानी के कारण हुमायूं कभी भी अपने साम्राज्य को स्टेबल रूप से जब भी करता, कभी कामरान, कभी अस्करी, कभी हिंदाल विद्रोह करना शुरू कर देता था, तो साम्राज्य कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। तो 1528 में क्या लिखे? चंदेरी का युद्ध में शेर खां बाबर की तरफ चला। मेरी बात समझ में आए? परेशानी हो रहा है, एक्चुअली हम पढ़ा चुके हैं। शेर खां बाबर के तरफ से लड़ा कि अब शेर शाह अपने धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाना शुरू करता है सानक्षा के रूप में। अब क्या होता है कि मेदिनी राय के बाद, लेकिन हमने कहा कि 1528 के बाद पुनः क्या मिल जाता है? सासाराम का जाके। अब होगा घाघरा का युद्ध 29 में, हाँ शेरशाह को हाँ मिल जाता है, तो उससे पहले ही मिल चुका रहता था। अब कहते कि इसके बाद 1529 में एक युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, और घाघरा के युद्ध में अफगानों साइड से लड़ता है, जिसके संघ का मालिक कौन होता है? हेड बनता है महमूद लोधी। याद आ रहा है मैडम? महमूद लोधी होते हैं। महमूद लोधी, शेर खां और एक और व्यक्ति थे, नुसरत था बंगाल के शासक। ये तीनों मिलकर एक संघ बनाते हैं जिसका प्रमुख होते हैं महमूद लोधी, जिसे बाबर हरा देते हैं, और उसमें तीनों हार जाते हैं। और इस युद्ध के बाद बाबर अस्थायी रूप से भारत का मालिक बन जाता। शेर शाह को इसी समय लगा कि ऐसा नहीं है कि हम मुगलों को हरा नहीं सकते हैं, अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हम मुगलों को भारत से बाहर खदेड़। यह स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा कि यह स्टेटमेंट किसका है? शेर शाह। तो उसका स्टेटमेंट क्या है मैडम? कि वो दिन अगर भाग ने साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हम मुगलों को भारत से बाहर खदेड़। बात सच भी था। 15 साल तक पूरे मुगल शासक हुमायूं को बाहर रखा। शेर शाह में से सबसे अच्छी बात यह थी कि वो था मुस्लिम, लेकिन सारा काम क्या कर रहा था? हिंदू। स्थापत्य का बाहरी निर्माण किया मुस्लिम कला से, आंतरिक डिजाइन किया हिंदू कला से। ये भी क्वेश्चन पूछा कैसा कौन सा मकबरा है जिसमें बाहरी कला जो डिजाइन किया किससे किया बेटा? मुस्लिम कला से, आंतरिक डिजाइन हिंदू कला से। साहित्य वो लेख लिखवा रहा है तो हिंदवी से लिखवा रहा, किससे लिखवा रहा? हिंदवी से। किससे लिखवा रहा? हिंदवी से लिखवा रहा। ये अपने आप पे आश्चर्य था। है मुस्लिम, वो फारसी लिखवाता, फारसी हिंदी को मिला के हिंदवी लिखवा रहा है एक नया। तो सारी चीज बहुत चेंज कर रहा था मैडम। देखिए मैडम, बाबर, ऐबक जोड़ लीजिए, बाबर जोड़ लीजिए, और इधर शेर शाह, ये सबका शासनकाल 4 साल है। ऐबक 6 से 10 तक, बाबर 26 से 30 तक, शेर शाह 40 से 45 तक, 40 से 45 तक। लेकिन तीनों में सबसे जबरदस्त कोई शासक रहा तो शेर शाह रहा। कि शासक वही होता है मैडम जो अपने साम्राज्य में अस्थायित्व प्रदान करे, और अस्थायित्व तभी आता है जब वो सैनिक क्षमता मजबूत हो, कर व्यवस्था मजबूत हो, टकसाल व्यवस्था मजबूत हो, और आय व्यय का खर्च का हिसाब रख सके, और विपरीत परिस्थिति में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते। ये सारा काम कम समय में कौन किया? आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। मुगल काल में वास्तविक संस्थापक कहते हैं अकबर को, लेकिन कभी सूर्यवंश में कहते हैं नहीं कहते, क्योंकि इसने क्या किया, केवल साम्राज्य स्थापित नहीं किया बल्कि साम्राज्य को चलाने के लिए प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सभी चीजों को विशेष ध्यान दिया, और तब जाकर ये शेर शाह को आपके चैप्टर में जोड़ा गया। अगर ये 4 साल शासन कर कैसे, तो कितने लोग शासन कर चले गए? सुल्तान 10 साल तक शासन किए, कभी अलग से चैप्टर नहीं मिला। जो स्थापत ये कर दिया वो कम नहीं किया। किला कुन्हा, पुराना किला, फिर सासाराम का मकबरा,
शेरशाह का मकबरा, ये 3 अमर हो गए। खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा ये सब अमर हो गया। थे मुगल के, तो इनको बादशाह के लिए सुल्तान क्यों कहे? क्योंकि वो तो सल्तनत से ये अफगानी थे, क्या थे? अफगान थे, और ये अपने आप को दिल्ली सल्तनत जोड़ते थे, सल्तनत से जोड़ते, क्योंकि सब उसी के वंशज से आ रहे थे ना, वहीं से आए थे अफगान वाले फॉर्मूला से। अब ये बाबर कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के, और ये सुल्तान के खिलाफ थे। अब मिर्जा की उपाधि कब तक की? 1507 में, 1507 में, और 1507 में इसने क्या लिया? बादशाह की उपाधि लिया, और 1507 में कंधार को जीत लिया, और 7 में कंधार को जीत लिया। तो बोला कि अरे बादशाह की उपाधि के साथ एक नया विजय, तो क्यों ना हम इसको कंटिन्यू रखा है। बहुत सारी लंबी कहानी मैडम, कोई कहानी बोलेंगे तो हमको लगता है कि फिर 2 घंटा हमको यहाँ फिर खड़ा रहना पड़ जाएगा, और डेट सब मिस हो जाएगा। अभी हमको पहुंचना कहाँ मैडम? अभी हम कहाँ पे हैं? ठीक है, आप आगे क्रम नोट करो। अब 29 छोड़ दे, घाघरा लिख लेंगे आप लोग, हम यहाँ एंट्री लिख देते हैं, बाकी आप। अब हम ये नहीं लिखते घाघरा के युद्ध में किसके तरफ से लड़ा मैडम? हाँ, वेरी गुड। शेर खां, घाघरा के युद्ध में शेर खां अफगानों के तरफ से लड़ा। और कुछ है क्या? अब आगे हम मिटा के लिख सकते हैं क्या? अफगानों की तरफ से मैं शेरशाह और हम लिख ही देते हैं। एक्चुअली सिकंदर सर होता क्या है ना कि ये हम बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट भाग गए यहाँ। आप लोग को क्लियर है? इस आपको रविंद्र सर इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम आपके लिए कर देते हैं पूरा। क्या हुआ कि बाबर वर्सेस संघ, बाबर वर्सेस संघ, और संघ में 3 लोग, कितने लोग? नहीं आएगा ना? संघ में 3 लोग। पहला है मुहम्मद लोदी, दूसरा है और तीसरा है शेख। अब ये तीनों हार गए, तीनों, और बाबर, इसलिए अब ये तीनों अफगान थे, तीनों अफगान थे, इसलिए हम एक वर्ड यहाँ क्या लिख दिए? अफगान। क्लियर हो गया मैडम? अब आते हैं हम लोग आगे। जब वो युवा अवस्था में आता है, जब वो शासक पिता के दौर में आता है, तो डेट आता नहीं है, क्योंकि पिता जिंदा रहते हैं, और पिता मृत्यु के सैया पर रहते हैं, क्योंकि इनके और एक भाई थे ना, दूसरी माँ से और एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो इन्हें लगा शेरशाह को कि वो जमीन सब किनको दे देंगे? दूसरे पुत्र को। इसलिए किसके पास गए? इब्राहिम लोदी के पास। तो इब्राहिम लोदी ने बोला जो अपने पिता का ना हो सका वो मेरा क्या होगा, इसलिए बोला कि हम तुमको ये जागीर नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है कि कहते हैं मैडम कि समय बदल जाता है, कभी कभी किस्मत बदल जाता है। इसको सासाराम को जाकर मिलना था, और जब एक बार इब्राहिम लोदी को ये बात पता चला कि नहीं वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो इसे सासाराम को जाकर दे दिया गया। कहा जाता है मैडम कि जब यहाँ पे चंदेरी के युद्ध में ये मुगलों तरफ से नहीं लड़ रहा था, जाना चाह नहीं रहा था, बोला कि हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन जौनपुर के एक मित्र थे जिसके साथ वो बचपन में पढ़ाई किया था, मेरा नाम दिमाग से उतर रहा है, कहाँ पे? जौनपुर के मित्र जिससे बचपन साथ में वो पढ़ाई किए थे, उनके कहने पर किसके पास गए? मुगलों के पास, और बाबर के साथ लड़कर कौन युद्ध लड़े? चंदेरी का युद्ध, जिसमें किसको हराया? मेदिनी रॉय। तो बाबर के शासन काल में 2 बार ऐसा हुआ जो जौहर वर्त किए महिला ने। एक है खानवा की, दूसरा चंदेरी की। और दोनों जगह पे क्या किए कि उसने इतना कत्ल मचाया, इतना कत्ल किया कि पूरे खून की नदियां। चुनाव का क्या बेटा? चुनाव का घेरा कब हुआ? 32 में होता है। चुनाव का किला है, चुनाव का किला। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वो खेरा था या और इस किले के मालिक कौन थे? ताज खान। कौन थे? इसे सब नाम याद रखिएगा, ठीक है? भूलना नहीं है रविंद्र सर। सुंदर सर, इस किले के मालिक कौन थे? और ये किला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व का प्रवेश द्वार,
कल भी चर्चा किए थे। पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चुनार के किले को। चुनार के, अब देखिए डायग्राम बनाएंगे फिर टाइम मोटा मोटी बना लेते हैं। ये मान लेते हैं दिल्ली है और ये चुनार है। ये क्या है? चुनार है और ये बंगाल, ये बंगाल। तो जो चुनार पर, रविंदर सर, जो चुनार पर अधिकार करेगा, जो चुनार पर अधिकार करेगा उसको बंगाल में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सर, नहीं सकता। झारखंड में एक युद्ध हुआ था, ठीक, तेलियागढ़ी का युद्ध, ठीक है मैडम। उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तब ज्यादा अच्छा लगेगा, तब समझ में आएगा क्यों हम चर्चा करते। उसको एक कहते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार। और वो साहेबगंज में, कहा मैडम? साहेबगंज के बॉर्डर पे। साहेबगंज और बंगाल की सीमा जहाँ टच होती है उसे कहते हैं एक जगह तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी। और तेलियागढ़ी से जब आप प्रवेश करेंगे तो बंगाल में पूरा अधिकार कर लेंगे। और शेर खान ने क्या किया कि तेलियागढ़ी से प्रवेश करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो बाद में चर्चा करते, अभी आप परेशानी हो जाएगी। अब आते हैं, कहा जाता है कि ताज खां की मृत्यु हो गई। ताज खां की इनकी पत्नी होगी कोई? सुंदर सर, पत्नी का नाम लाडो मलिक या लाड मलिक, लाड मलिक, क्या है? लाड मलिक। गर्मी लग रहा है। एक पंखा चालू कर दो जी। नहीं कहते घुमा के बंद कर दो। आगे क्या हो गया? ताज का अब शेर खां किससे विवाह किए? और विवाह किया तो उपहार क्या मिला? और वही तो वो चार रात, वही तो वो चार रात किला मिली। अब याद, अब मैडम पीछे क्या कहानी पढ़ो जी, पीछे का हुमायूं चुनार घेरा कब डाला? 32 में, और वो जीत गया। अब थोड़ा हमें बनाना पड़ेगा। चालू कर दो, एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। हम अकेले हवा खाएंगे, वहां 10 लोग हवा खाएंगे, ठीक है ना? अब देखिएगा, चालू कर लीजिए। देखिएगा क्या बता रहे थे? चुनाव हमने बोला दिल्ली, ये बंगाल और ये चुनाव। दिख रहा पीछे से सर? रविंद्र सर दिख रहा? सिकंदर सर दिक्कत तो होती है। हमने कहा कि हुमायूं आगरा से निकले, कहाँ गया? आगरा से निकल कर चुनार को जीता। किसने जीता? चुनार को जीता। और चुनार से जीतने में कहाँ चला गया था? बंगाल। और यहीं पे राजधानी थी गौंड। क्या था? कल की कहानी आ रही। अब क्या कहना पड़ा? गौंड क्या था? 38 में, 38 कहानी याद है? 38 की 1538, 1538 डेट याद होगा, सब याद होगा। 1538 में कहा था बंगाल विजय किया था। पहले 1532 में किसको विजय किया? आपको डेट याद होगा मैडम, 1532 हम लिखाए थे चुनार विजय। चुनार किला का घेरा डालना, ये विजय करना। 1532 में घेरा डाला चुनार का घेरा। अब जब ये जीत लिया था तो कहते कुछ दिन बाद ये हाथ से फिर निकल गया, हाथ से निकल गया। अगली बार क्या किया कि चुनार जीतते हुए 1500 कहाँ पहुंचा? बंगाल पहुंचा। बंगाल पहुंचेगा, अब पहुंचेगा तो हुमायूं क्या करेगा? शेर खां क्या करेगा? पीछे जाके क्या जीत लेगा? वो जैसे हम आगे बढ़े तो पीछे से, मेरे पीछे से निकल के फिर वो किला को जीत लिया। हमको पता नहीं चला। चुनार का ये खासियत था मैडम कि ये आगरा और बंगाल के बीच, आगरा कड़ी का काम करता था। मतलब हमको जो संवाद भेजना है कहां से होते हुए जाएगा? चुनार होते हुए, चुनार होते हुए। अब हुआ क्या कि चुनार पे कौन बैठ गया? शेर खां बैठ गया। अब इसे बाद में चौसा का युद्ध होगा। चौसा का ये घटना 38 का है, 38 का, और चौसा घटना 39 का।
तब तो फिर 40 में क्या होगा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और वो फिर पलायन कर जाएगा। तो क्रमबद्ध याद करना है, तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कादो राधो चुरा मेम चुरा मेम चाची बच के जब चाची से बच के सिर्फ बंगाल चौसा सुना हुआ है। हाँ, बंगाल चौसा करना, और उसके आगे जो ठीक है, उसको जोड़ देते हैं। आपको वो भी क्या कहते हैं, मच्छीवाड़ा से मच्छीवाड़ा, लेकिन बीच में और है काबुल में वही काबुल। तो एक्चुअली होता है कि बहुत ज्यादा क्रम से जोड़ने लगता है तो बहुत चीज मिस्टेक हो जाता है। यही सही इतना इतना हो गया। अब ये हो गया। अब लास्ट में दो याद रख लीजिएगा, मछुआरा चाची बच के मासी सर। हाँ, नहीं हम चाह रहे हैं कि बीच वाला भी आ जाए। चाची बच के काका मासी काबुल कंधार, बच के सब बच के अकेला चाची काकू मासी। काकू मासी हाँ, काकू पेला मासी नहीं पेशावर का आपको पीछे पूछेगा नहीं, तो काकू मासी लाहौर पूछेगा नहीं, तो हम आपको क्रम पर आप पढ़ाने के लिए बचपन में लाहौर में छोड़ना है। हो गए थे बहुत ऐसे बन गए हैं। बच के काकू से काकू बोलते हैं। काकू काली मासी, ए, काली नहीं होगा, पेशावर और लाहौर है ना। पाली, काकू पाली मासी, काकू पाली मासी, ठीक है। पा से पेशावर, ला से लाहौर, मा से मच्छीवाड़ा, सा से ठीक है। ये हुमायूं का क्रम है, हुमायूं का क्रम, ठीक। मिटा दो इसको, आप लोग लिख लीजिए, वीडियो जाएगी। एक्चुअली उधर टाइम देना पड़ता थोड़ा सा क्लिक करके अब 1532 में युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध। ये किसके किसके बीच होता है, कल चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम नहीं लिखना चाह रहे। महमूद लोदी वर्सेस हुमायूं, महमूद लोदी वर्सेस, यहाँ लिखना है उल्टा मैडम, यहाँ उल्टा चीज लिखना है। वो हुमायूं में लिखे थे, यहाँ लिखना है कि 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का साथ दिया। अरे मरेगा तब तो पुत्र आएगा, ऐसा कहाँ से है। दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का साथ शेर खान ने दिया। 1534 में एक युद्ध होता है, भिविया युद्ध। कहीं 33 लिखता है, कहीं 34 लिखता है, आपको जो समझ में लिख लीजिए। सूरजगढ़ी का युद्ध, सूरजगढ़ी का युद्ध, सूरजगढ़ी का युद्ध। ये किसके बीच लड़ा गया था, गयासुद्दीन महमूद शाह और शेर खान, गयासुद्दीन महमूद शाह और शेर खान। गयासुद्दीन क्या बोल रहे थे, महमूद शाह वर्सेस शेर। आप देखिएगा बेटा, चुनार का किला किसको मिल जाता है, शेर खान को। और सूरजगढ़ी कहाँ पर है, बिहार, ठीक है मैडम। कहाँ के नाम, बिहार। आप देखिए इसमें क्या होता है मैडम, ये और ये ध्यान देना है। कौन जीत गया, और इस जीत के बाद संपूर्ण बिहार का मालिक बन जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध पर संपूर्ण बिहार का मालिक बना। हम फिर बोल रहे हैं कहीं 33 रहता है तो मिस नहीं होना कि सर बच्चा।
पंद्रह 1538 में क्यों होता है तेलिया गढ़ी का युद्ध, तेलिया गढ़ी का युद्ध। तेलिया गढ़ी का युद्ध। और ये युद्ध होता है किसके बीच? शेर खां वर्सेस किसके बीच होता है? इस्लाम शाह ना? इस्लाम शाह। पूरा नाम क्या था इसका? नहीं, ये होता है इस्लाम शाह, मुगल वर्सेस इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, मुगल वर्सेस इस्लाम। इसमें जीतता कौन? इस्लाम शाह जीता, मुगल हारता। पुत्र पुत्र शेरशाह का पुत्र, शेरशाह का पुत्र। मतलब यह लिख ही देते हैं, शेरशाह का ये बड़ा पुत्र होता है। क्या तो सबसे बड़ा पुत्र ही तेलिया गढ़ी को, तेलिया गढ़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तेलिया गढ़ी साहेबगंज में, कहाँ पे? साहेबगंज में। इस युद्ध के बाद मैडम बंगाल के लगभग वो क्षेत्र किसके अधिकार में आया था? शेर खां के। मैडम अब देखिए घटना कब का मैडम? पढ़ता था 38 में। अब 1538 में कहाँ था हुमायूं? हुमायूं यहाँ से भाग रहा है, किसको बचाने के लिए? आगरा। आगरा। यहाँ अपने सेनापति को छोड़ दिया, अपने सेनापति को छोड़ दिया। पिता इधर से लड़ रहा और पुत्र इधर से लड़ रहा। पुत्र तो वो बंगाल के, वो तेलिया गढ़ी के रास्ते कहाँ प्रवेश किया? बंगाल में। हुमायूं तब तक पहुंच गया चुनार के पास, चुनार के पास। और चुनार से बगल में एक जगह चौसा, कहाँ है? चौसा। और चौसा किस? कर्मनासा नदी के बगल में, कर्मनासा नदी के बगल में। और उसी के बगल में गंगा नदी में, क्या है? गंगा नदी। अब देखिएगा बेटा क्या आता है कि शेर खां यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है और इस्लाम शाह क्या है कि ऑलरेडी बंगाल प्रवेश कर चुका है, मुगलों को हरा कर, मुगलों को एक युद्ध में उधर हरा दिया। अब ये बात तुझे चला शेर खां को, और शेर खां ने युद्ध लड़ता है अगले बार 1564 का। अब हम इसकी चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते चौसा के युद्ध को, कि कल हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए तो फिर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ले जाते हैं, चौसा की युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि लिया। चौसा का युद्ध जीतने, थोड़ा सा हम विस्तार से लिख देते हैं, तो वीडियो देखेगा तो समझ नहीं आएगा। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं वर्सेस शेर खां। शेर खां, जिसमें ये और ये जीत गए, ये जीत गए, जीत गए। अब देखिएगा इस जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि लिया। उपाधि ठीक है मैडम। अभी आ रहा क्रम आ रहा मैडम, कोई दिक्कत? तो कैसे कैसे घटना घट रहा, तो घटना को खाली अपने शब्दों में बयां कर देना मैडम, कुछ है नहीं, केवल एक बार समझना है, आंख बंद करना है और घटना को याद करना है। 1532 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ? वो बहाल खान लोधी के यहाँ गया, वो शिक्षक बन गया। शिक्षक बनने के बाद जब 1528 में उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी दूदू बेगम संरक्षक बना दिया। संरक्षक बना दिया मतलब संपूर्ण उस बेटे का जिम्मेदारी किसमें सौंप दिया? क्योंकि लेडी थी इसलिए वो समाज को देख नहीं पा रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से कौन देख रहा था?
शेर, मालिक वही थे लेकिन देख कौन रहा था? तो सारे चीज के उसको पकड़ होना शुरू हो गया। तभी क्या हुआ कि कुछ दिन बाद 1528 में नहीं था, 1530 में चुनार का किला को अपने अधीन कर लिया कि ताज खान मर गया था, और उनकी पत्नी लाड बेगम से विवाह कर लिया। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुनार का मालिक कौन बन गया? शेर खान बन गया। अब जब चुनार का मालिक बना तो एक किले का मालिक होना बहुत बड़ी बात थी, और उस किले में पूरे मुगल शासक को शुरू से रहा। और उस किले के आसपास क्षेत्रों को जीतने के लिए शेर खान ने बहुत सारे प्लान सेटअप किए थे। कहा जाता है कुछ दिन बाद दौरैया के युद्ध में हुआ, फिर सूरजगढ़ी का युद्ध हुआ और संपूर्ण बिहार अपने अधिकार में कर लिया। 1538 में वो बंगाल में विजय कर लिया, और 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह को हरा दिया और उपाधि क्या लिया? और अगले वर्ष 1540 में कन्नौज एवं बीलग्राम के युद्ध में। फिर यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा मैडम, तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, सब लाइन से क्रम से सब युद्ध दिया हुआ, सब युद्ध दिया हुआ। कन्नौज और बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं पूर्ण रूप से हार गया और ईरान पलायन कर गया। नहीं आ रहा नीचे ना, आ रहा है पूर्ण रूप से पलायन। अब शेर खान कहाँ का शासक बन गया? अंजुमन आगरा का शासक बन गया। कहाँ का? आगरा का शासक बन गया। अब तो शासक बना है एक सिंपल व्यक्ति जो मतलब फर्श से उठकर, ये गुदड़ी का लाल टाइप का था, गुदड़ी का, जो गरीबी हालत में एक आम आदमी होकर कहाँ बन गया? सुल्तान में। भारतीय इतिहास में किस व्यक्ति को गुदड़ी का लाल कहा जाता है? मॉडर्न डे वो तो विश्व इतिहास लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। कभी क्वेश्चन पूछ देख लीजिएगा। और ये पूछा भी एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न आधुनिक भारत के इतिहास में गुदड़ी का लाल किस कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे विश्व के इतिहास में हम टर्की के जो संस्थापक थे कमाल पाशा उसको कहते हैं। अब देखिएगा इसको में उस दोनों बैच में इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है मैडम कि लास्ट में ना पंखा ना हमको नीचे करना पड़ता है। उस बैच में भी हम हवा नहीं खाते हैं, उसको हम फूल नीचे कर देते हैं कि जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनको लगे। क्योंकि इतना ज्यादा इसमें तो थोड़ा सा कुछ कम है, उसमें तो एकदम पूरा क्राउड रहता है, एक में 4-4 5-5 बैठे रहती है, क्राउड ज्यादा रह जाता है। अभी आप लोग को सब कंफ्यूज है क्या है? विस्तार। अब किसका विस्तार? शेर शाह के साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि अब दिल्ली के मुगल शासक के स्थान में कौन बन गए? शेर शाह, और आगरा गद्दी पर बैठ गए। अब विस्तार करेंगे तो विस्तार कहां शुरू होता है? कौन सा सम्राट जीतते बेटा? पहला पंजाब के पास लाहौर विजय करते। क्या करते हैं? आपके बुक में पंजाब रहेगा, क्या रहेगा? पंजाब तो दिमाग नहीं लगा। उस समय पंजाब कहीं भाग था लाहौर, तो लाहौर विजय करते। दूसरा क्या करते? 1541 में गखरों करके जनजाति थे, उसके उचित गखर। बोलिए क्या बोल रहे? नहीं राइसिंग को तो वो उसका अभिशाप बन जाता है। नहीं राइसिंग गखरों का दमन किया मैडम। क्या किया? गखरों का दमन।
ये गक्खर कौन सा थोड़ा जिसमें चर्चा करते हैं, ये मुगलों के विश्वास पात्र थे, मुगलों के सबसे वफादार लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, मुगलों के वफादार। सर आप जो लिख रहे हैं वो शॉर्टकट क्यों लिख रहे हैं? हाँ इसे विस्तार लिख देते हैं, मुगलों के वफादार। यहाँ एक चीज और लिख दे देते हैं, शासक ना, शासक बनने के बाद विस्तार, ठीक है, ये पूरा समझ में आ जाएगा, शासक बनने के बाद विस्तार। अब तीसरा कब होता है बेटा, 1542 में खिज्र कहाँ को पराजित करेगा, इधर का सही है वाले में। कौन बेटा, ये बंगाल के सूडान थे, क्या थे, बंगाल के सूडान। चौथा क्या था, 1542 में मल्लू खां, क्या मल्लू खां, मल्लू खां क्या कहते हैं, मल्लू खां को पराजित किया, लिखेगा मल्लू खां को पराजित किया। ये कहाँ के थे मल्लू खां, मालवा का शासक, मालवा का। एक बार आप लोग चेक कर लिए, कोई चीज हो सकता है मालवा या मालवा, लेकिन मेरे ख्याल से मालवा ही है, मालवा का शासक। हम मल्लू था या मल्लू खां था हमको याद नहीं आ रहा, इसलिए मालवा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये मालवा का सूबेदार था, क्या था, मालवा का सूबेदार था साथी, देख लीजिएगा, आपको ये याद है मल्लू। रायसिंह को जीता 43 में, रायसिंह पर विजय प्राप्त किया। रायसिंह कहाँ पे, बोली बोली, यहाँ के शासक का नाम याद है, पूरनमल, पूरनमल। किसको हराया था, पूरनमल को शेरशाह ने पराजित। शेर खां के जीवन का ये सबसे बड़ा कलंक था, क्योंकि यहाँ की महिला, बच्चों, बूढ़ों को सबको एक कत्लेआम मचा दिया। तो इसी में जॉब कर नहीं आते, लिखिएगा, इस विजय को शेरशाह का कलंक कहा जाता है, कलंक कहा जाता है, क्योंकि हम इसे नहीं लिखते बोर्ड पे, सुना देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस युद्ध में बूढ़े, बच्चे, महिला सबका कत्ल किया था। एक चीज यहाँ पे हम थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेंगे आप लोग को, कि शेर खां के साथ इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा कुतुब खान। कौन सा सेनापति, कौन थे, कुतुब खान। इस युद्ध में सेनापति कौन थे, शेरशाह के सेनापति कौन थे, कुतुब खान के सेनापति बेटा,
और शेर खां के इस कृत्य से नाराज होकर इस आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? तो कुतुब खान ने क्या कर लिया? इसने बोला कि आपने जो बच्चों को मारे हैं, महिलाओं को मारे, ये युद्ध के विपरीत है, विपरीत, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कुतुब खान ने क्या कर लिया? नहीं शेर खां का बेटा हाँ, ये वही कुतुब है जो वहाँ पे रख दिया। वही ना उसको बंधक के रूप में रख लिया। एक और युद्ध होता है ना, कौन सा? 44 में गिरी सुलेमान का युद्ध। मतलब 44 में कौन युद्ध होता है? मतलब 44 में एक युद्ध होता है, गिरी सुलेमान का युद्ध। ये युद्ध किसके बीच होता है? मतलब कौन? ये मारवाड़ में नहीं है सर। हाँ, मालदेव वर्सेस शेर खान। मालदेव वर्सेस शेर खान। मारवाड़ में जैसे का दूसरा मारवाड़ में भी ऐसे किसी का दूसरा नाम है गिरीश कहाँ के शासक थे? मारवाड़ वो इसी युद्ध में बोलता है ना कि एक मुट्ठी बाजरा के लिए मैं भारत को खो देता हूँ। एक मुट्ठी बाजरा के लिए। अब इसी तरह कहाँ से बात हो? कहा गया कि गिरी सुलेमान गए। कहा गया मैडम? और यहाँ पर मालवा के जो शासक थे मालदेव के दो सेनापति थे। कौन कौन? बोलिए। जवंत, जवंत और कोपा। जयमल और गोपा है। जयमल नहीं, वो जयमल पता कोई हाँ वो अलग है बेटा। जयता और गोपा है। क्या था? जयंता कोपा, जयंता कोपा। अब मालदेव के सेनापति थे मैडम दो, जयंता एंड कूपा। जयंता कूपा। सेनापति का नाम क्या था? जयंता कूपा। मालदेव ने दोनों को मारवाड़ का किला सौंपकर चला गया। कहा गया कि बहुत वीरता के साथ लड़ा और ये आया कि अब शेर खां हार गए, शेर खां हार गए। लेकिन छल के बल पर इन दोनों को मार दिया जाता है और किसी तरह मारवाड़ पर विजय प्राप्त है। यहीं पर बोलता है कि एक मुट्ठी बाजरा के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान को खो देता। तो बोलता किस विजय के क्रम में बोला? मारवाड़ विजय। कब हुआ था ये? नहीं, 1544 में। 1544। अब यहाँ आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है। अरे तो यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत ना कोई यहीं पर। अब ये सातवां क्या? सातवां यहाँ लिखिए। सातवां यहाँ हम फिर बोले क्या उसको? एक मुट्ठी बाजरा के लिए संपूर्ण भारत को खो देता। ये मारवाड़ विजय के दौरान बोला था। मारवाड़ विजय के दौरान बोला था शेर शाह। अब देखिए 1545 अब मारवाड़ भी तो है। 1545 में कौन अभियान किया? अंतिम अभियान। तो शेर शाह का अंतिम अभियान कौन था? कालिंजर का अभियान। यहीं पे एक जगह उक्का। क्या नाम मैडम? उक्का। कालिंजर के पास एक जगह है उक्का, क्योंकि अंतिम करना है इसलिए यहाँ ऊपर आ रहा है क्या बेटा? यहीं पे एक जगह उक्का। कालिंजर में एक जगह है उक्का। यहीं पर वो क्या हुआ कि बारूद फटा और ये समाप्त हो गया। कहा जाता है, ऐसा कहानी है मैडम, कि एक बारूद क्या हुआ कि किले पे मारा और किले से रिटर्न होकर इसी के पास आके गिर गया और यही ब्लास्ट कर गया और उसी ब्लास्ट में इसकी मृत्यु हो गई।
तो कहाँ मृत्यु हुआ, एग्जैक्ट प्लेस उनका में, ये नेट के लिए है, नॉर्मल फ्री ड्यूटी के लिए काली। तो किस अभियान में मारा गया, मरे? तो बारूद विस्फोट से, कौन? बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह का मृत्यु। अब गद्दी में कौन बैठेगा, इस्लाम शाह। उसको कौन बैठेगा, 4 मार्क ले कोई बैठता, ठीक है। फिर सिकंदर सूरी, फिर आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी बैठता, तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर उसकी चर्चा करते हैं। अब ये बताइए कि ये तो यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ,